आप देख रहे हैं पिंक मिर्ची और आज की कहानी है काली बुढ़िया। राखनपुर नाम के गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। बुढ़िया के पति तो कई साल पहले ही गांव में नहाने गए, नदी के पानी में ही डूबकर मौत हो गई। उसके बाद घर की हालत खराब रहने लगी। ऐसे में बुढ़िया का बेटा दीपक कोई काम नहीं करता था। वह बुढ़िया लोगों के खेत में और घर में काम कर अपना और अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। ऐसे में एक दिन उसका बेटा बोला, माँ, मैं इस गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं तो बस अब शहर जाकर काम करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मैं जल्द ही शहर जाकर खूब कमाऊंगा और आपको चिट्ठी के साथ साथ पैसे भेजा करूंगा। थोड़े ही दिनों में हम अमीर बन जाएंगे। ऐसे ही बुढ़िया का बेटा दीपक अपनी बूढ़ी माँ से शहर जाने के लिए थोड़े से पैसे लेकर निकल जाता है। फिर वापस ना उसकी खबर आती है और ना ही कोई चिट्ठी। अब बेटे के गए एक साल बीत जाते हैं। गांव में बुढ़िया घर पर अकेली रह जाती है। अब उसका जीवन गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। अब वो दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। बुढ़िया एक दिन सुबह सुबह अपनी पोटली लिए गांव से बाहर निकल जाती है और घर आधी रात को लौटती है। यह सब हर दिन का सिलसिला हो गया था। हर दिन बुढ़िया सुबह अपनी पोटली लेकर निकल जाती और फिर आधी रात को ही लौटती, और यह सब पड़ोस में रहती चंपा खूब देख रही थी और बाकी सारे गांव की औरतों के साथ भी उस बुढ़िया की आलोचना करती। अरे सुनो, वो पास में रहती अकेली बुढ़िया कंचन काकी, पता नहीं आजकल क्या करती है, कैसे उनके घर का गुजारा चलता है। सुबह अपनी पोटली लेकर चल पड़ती हैं और फिर देर रात को घर लौटती हैं। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है अर्चना। वो ना आधी रात को काले कपड़े और मुंह ढककर आधी रात को गांव की सड़कों से अकेली चलकर अपने घर लौटती हैं। एक दिन तो मेरे सामने आ गई थी तो मैं तो एकदम से डर गई थी, लेकिन फिर दौड़कर अपने घर जाकर मैंने अपनी खिड़की से देखा तो वो कंचन काकी ही थी। बाप रे, जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे काले कपड़े पहनकर आधी रात को घर वापिस आना, ये सब तो वो कोई तांत्रिक क्रिया करती हो ऐसा लगता है। हम तो आधी रात को घर से बाहर निकलने से भी डरती हैं, और कंचन काकी तो आधी रात को घर वापस लौटती हैं। यह कुछ जमा नहीं। ऐसे ही गांव की औरतें बातें करती हैं और पास में ही रहती सुलोचना अपने पति से सारी बातें कहती है। अरे वो जो भी करे, हमें क्या। तुम्हें आसपास की औरतों के साथ बैठकर वो बुढ़िया क्या करती है, कहाँ जाती है, इसकी आलोचना करने से अच्छा है कि तुम हमारे अचार के धंधे में ध्यान दो। पिछले दिनों से अचार ज्यादा खट्टा होने से अचार की बिक्री कम हो गई है। फिर दूसरे दिन ही सुबह सुबह सुलोचना का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो बाहर कंचन बुढ़िया होती है। अरे काकी, आप सुबह सुबह, ये लो खीर। तुम्हारे लल्ला को खीर बहुत पसंद है ना। अब मेरा बेटा तो है नहीं, तो उसके जन्मदिन पर सोचा तुम्हारे लल्ला को ही खीर खिला दूं। अरे आप भी न काकी, आपके बेटे को गए हुए 2 साल बीत गए, ना खबर ना चिट्ठी, फिर आप अभी भी उस पर क्यों इतना जान छिड़क रही हैं? क्या करूं, बेटा तो माँ को भूल सकता है, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, कैसे भूल जाऊं अपने बेटे को। और फिर बुढ़िया निकल जाती है। फिर शाम को ही सुलोचना का लल्ला अचानक बीमार पड़ता है। हाय री, ये क्या हो गया। मैंने तो लल्ला को बाहर का कुछ नहीं दिया जिससे ये बीमार पड़े। हाँ, लेकिन वो काकी की दी हुई खीर उसने जरूर खाई होगी। और जल्दी में वो उसके लल्ला को डॉक्टर के पास ले जाती है और दवाई से ठीक भी हो जाता है। उसका पति तो अचार की बिक्री को शहर गया हुआ था, इसीलिए घर पर माँ बेटे दोनों अकेले ही थे। इतने में पड़ोसन रेखा वहां आती है। अरे जल्दी चलो सुलोचना, वो चंपा का बेटा पिछले 4 घंटों से गया है और वापस ही नहीं आया। सारे गांव के मर्द उसे ढूंढने गए हैं। और वो दोनों मिलकर चंपा के घर जाकर चंपा को संभालते हैं तो देखते ही देखते चंपा के बेटे की लाश घर आती है और सभी बहुत रोते हैं। लेकिन यह एक असाधारण मौत होने के कारण सभी बहुत दुखी होते हैं। चंपा और उसका पति भी बहुत रोते हैं। उतने में वहां से गुजरती हुई काले कपड़े में खुले बाल वाली कंचन बुढ़िया नजर आती है। ऐसे में फिर से एक बार कंचन बुढ़िया पर सब शक करने लगते हैं और सब मिलकर ये बातें बनाते हैं कि मुझे तो लगता है कि इस बुढ़िया की तांत्रिक क्रिया का परिणाम है। मैंने उसे कई बार देखा है काले कपड़े और काली बिंदी में जाते हुए। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है कि ये बुढ़िया अपने बेटे के जाने के बाद पागल हो गई है और हमारे बच्चों की बलि दे रही है। अगर ऐसी ही बात है तो हमें इस बुढ़िया का कुछ करना होगा। कल ही पंचायत बुलाते हैं। गांव के सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं और सुबह पंचायत बुलाते हैं। कंचन बुढ़िया अपनी पोटली लिए घर बंद कर निकलने ही वाली होती है कि एक आदमी आता है। बुढ़िया, हमारे साथ चलो, तुम्हें पंचायत में बुलाया है।
लेकिन अभी मुझे जाना है, कहो बाद में आऊंगी। बुढ़िया के मना करने पर वो आदमी कंचन बुढ़िया को उठाकर पंचायत के सामने खड़ा करता है और पंचायत उससे पूछता है, कंचन जी, आप पर ये सब आरोप लगा रहे हैं या आप रात को देर रात घर लौटती हैं? अच्छा, पर मैं घर से कब जाऊं और कब लौटूं, उससे तुम सबको क्या? क्या का क्या मतलब? गांव में कल ही एक बच्चे की मौत हुई है और सबका मानना है कि आप कोई तांत्रिक विधि कर गांव के बच्चों की बलि चढ़ा रही हैं। अरे पंचायत जी, इनसे पूछिए जरा कि इस पोटली में क्या है। और फिर वहां खड़ा एक आदमी बुढ़िया से वो पोटली छीन लेता है तो वह नीचे गिर जाता है और उसके रखी काली बिंदी, काली साड़ी और दिया अगरबत्ती सबको दिख रही होती है। कुछ फैसला हो उससे पहले ही अब सबका शक यकीन में बदल गया था। इतने में वहां और बुढ़िया काले कपड़े अभी में आकर गांव वालों को रोकती है। अरे रुक जाओ तुम लोग, यह हमारे साथ है। अच्छा, तो ये पूरा गैंग है इनका? भाइयों, सबको मारो। इतने में कंचन बुढ़िया बोली, माफ करना सरपंच जी, पर हम लोग दूधाली का काम करती हैं। अमीर लोगों के घर में मौत के बाद कोई रोने वाला नहीं होता, इसीलिए रोने के लिए वे हमें ले जाते हैं और यह काम पूरे दिन से लेकर रात तक चलता है। बेटे के जाने के बाद हाथ फैलाने से अच्छा था कि मैं ये काम करके अपना जीवन गुजारा करूं। हाँ, और ये एक मनहूस काम है जिस वजह से हम अपने परिवार और गांव वालों से छुपाकर करती हैं। और अब यह सुनकर गांव वालों को अपने बिना कुछ जाने और समझे किए हुए हरकत पर शर्मिंदगी होती है। उसके बाद पता चलता है कि चंपा के बेटे की मौत तो दरअसल एक सांप काटने से हुई थी, जब वो जंगल में गिरी हुई अपनी गेंद लेने गया हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बिना जाने समझे किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए।